हेलो बच्चों, तो आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये चैप्टर नंबर 4 है, साइंस क्लास 10th एनसीईआरटी का। और इस पूरे चैप्टर को हम अच्छे तरह से पढ़ेंगे। सारे सवाल वो भी देखेंगे जो किसी भी बोर्ड में आए होंगे, साथ ही साथ वो सवाल भी देखेंगे जो कि किसी कंपटीशन में आए होंगे, जैसे कि आपका बीएचयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जैसे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जामिया मिलिया इस्लामिया क्लास 11 के लिए एडमिशन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एएमयू का एंट्रेंस एग्जामिनेशन, या कोई और इसी तरह का एंट्रेंस एग्जामिनेशन। चलिए शुरू करते हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो हमारे आसपास सराउंडिंग में जो चीजें हमें दिखाई देती हैं उनको हम तीन मेजर कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। वो चीजें जो कि मेटल से बनी होती हैं हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि हमारे तमाम तरह की कार्स, व्हीकल्स, बाइक, स्कूटर वगैरह, तो हम लिख सकते हैं व्हीकल्स। इसके अलावा तमाम तरह के यूटेंसिल्स, जैसे कि हमारे किचन के बर्तन, यूटेंसिल मतलब किचन के बर्तन। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, दरवाजे हो सकते हैं, विंडोज हो सकती हैं, टेबल चेयर्स वगैरह वगैरह हो सकते हैं जो कि आजकल मेटल के बने हुए होते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। इसके अलावा दूसरी कैटेगरी जो हमारी वो गिलास या क्ले के बनी हुई चीजों की हो सकती है, जैसे कि कप्स जो हम किचन में यूज करते हैं, ग्लासेस भी हम किचन में यूज करते हैं, प्लेट्स हो सकती हैं जो हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वगैरह वगैरह। और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तीसरी कैटेगरी, अगर इन दोनों कैटेगरी में नहीं आता कोई, तो हम एक मेजर कैटेगरी देखते हैं, जैसे कि आपकी मेडिसिन, क्लोथ्स और तमाम तरह के फूड्स, बुक्स और तमाम लिविंग बींग्स, लिविंग बींग्स। वैसे ये फूड में भी आ जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ों को हम खाते हैं सब्जी की फॉर्म में, या कई लोग गोश्त की फॉर्म में भी खाते हैं। तो सभी लिविंग थिंग्स जो हैं वो इस कैटेगरी में रख सकते हैं। और इस कैटेगरी में जो भी ये हमने चीज़ें रखी हैं, ये सब की सब एक खास एलिमेंट की बनी होती है। उस एलिमेंट का नाम होता है कार्बन। और कार्बन को हम जानते हैं कि कार्बन हमारे पीरियोडिक टेबल में सी से दिखाया जाता है, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 6 और एटॉमिक वेट होता है 12। यानी कि इसके अंदर 6 तो रहेंगे न्यूट्रॉन, 6 हो जाएंगे प्रोटॉन, और 6 ही रहेंगे इलेक्ट्रॉन। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने होते हैं प्रोटॉन किसी भी एलिमेंट में। और साथ ही साथ अगर हमें न्यूट्रॉन पता करने हैं तो इससे हम इसको माइनस कर देंगे, यानी कि एटॉमिक वेट से एटॉमिक नंबर को अगर माइनस करते हैं तो हमें मिलते हैं न्यूट्रॉन। क्लियर? अब बात ये आती है कि आखिर इतनी बड़ी तादाद में जो मॉलिक्यूल्स मिलते हैं कार्बन के, ये कैसे बनते हैं। तो इसके लिए हमें इसकी बॉन्डिंग चेक करनी पड़ेगी। लेकिन हमें ये देखने वाली बात है कि बहुत कम क्वांटिटी में अर्थ क्रस्ट की अगर हम बात करें, अर्थ क्रस्ट में 0.02% और एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर 0.03% ही कार्बन है। तो ये जो है एक क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है कि आखिर इतनी कम क्वांटिटी में होने के बावजूद कार्बन इतनी बड़ी तादाद में मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंसेस कैसे बना लेता है। तो इसके लिए हमें देखना होगा बॉन्डिंग, कि कार्बन किस तरह की बॉन्डिंग बनाता है और किस किस टाइप की बॉन्डिंग हमारी केमिस्ट्री में है। तो एक तरह की बॉन्डिंग तो आप पढ़ चुके हो, आयनिक बॉन्ड आप पढ़ चुके हो, थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में तो नहीं, बट इंट्रोडक्शन आपका हो चुका है। उसी को हम देखेंगे आयनिक बॉन्डिंग कैसे होती है और दूसरी कौन सी टाइप की बॉन्डिंग होती है जो कार्बन करता है। तो आपके स्लो इसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे अकॉर्डिंगली। आयनिक बॉन्ड का एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल हमारा होता है कॉमन साल्ट, जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं और जिसका नाम होता है केमिकल नेम सोडियम क्लोराइड, और हम दिखाते हैं उसको NaCl से। तो आयनिक बॉन्ड की खासियत ये होती है कि जब ये बॉन्ड टूटता है तो आयन फॉर्म करता है। आयन फॉर्म करेगा तो उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। तो चार्ज स्पेसीज बनेगी, एक होगी Na+ और दूसरी होगी Cl-। आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे Na पे चार्ज आया प्लस का। अब प्लस का क्यों आया? क्योंकि Na ने एक अपना इलेक्ट्रॉन खो दिया है, और वो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को उसकी जरूरत थी, तो जो क्लोरीन इसके पास आता है यहाँ पे, तो क्लोरीन उसको ले लेता है। लेकिन जब ये दोनों अलग अलग हुए तब इनके ऊपर चार्ज दिखाई दे रहा है, और इस चार्ज की बदौलत ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हो जाते हैं। इसके अलावा जो इनके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होती है वो कंपेरेटिवली काफी स्ट्रांग होती है, जिसकी वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा होते हैं। अगर हम NaCl की बात करें तो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट तकरीबन 1074 डिग्री के होता है, जबकि इसका बॉइलिंग पॉइंट 1686 डिग्री के होता है हर जगह पे। यहाँ पे भी हम मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट की चैप्टर में बात करेंगे तो डिग्री के में ही करने वाले हैं। तो हमने बात की कि आयनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं, और साथ ही साथ ये कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। दूसरी तरफ कुछ ऐसे कंपाउंड भी हैं जिन्हें हम कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं, उनके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है और ये इलेक्ट्रिसिटी के जनरली गुड कंडक्टर नहीं होते। कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं जैसे ग्रेफाइट, लेकिन ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर्स नहीं माने जाते। और साथ ही साथ इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी काफी कम होते हैं कंपैरेटिवली। अब देखते हैं कितने कम इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं और कौन कौन से सब्सटेंसेस हम देखते हैं अपने आसपास। बहुत कॉमन से एग्जांपल जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं उन्हीं की हम यहाँ पे
बात करने वाले हैं। तो एक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं एसिटिक एसिड CH3COOH, और इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 291 डिग्री के, और इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 391 डिग्री के। दूसरा एक मॉलिक्यूल आप देखते हो CH क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो ये होगा 209 डिग्री, और इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 334 डिग्री के। तीसरा एलिमेंट आप देखते हो एथिल एल्कोहल C2H5OH, और इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 156 डिग्री, और साथ ही साथ इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 351 डिग्री। और एक और एलिमेंट आप देख सकते हो, एक और कंपाउंड आप देख सकते हो, वो होता है आपका मीथेन CH4, और इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 90 डिग्री, और इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 111 डिग्री के। तो हमने देखा कि एनएसीएल के मुकाबले ये बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट कंपैरेटिवली काफी कम है। रीजन साफ है कि इनके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कंपैरेटिवली काफी कम स्ट्रॉन्ग होते हैं। हालांकि वो अपने आप में काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, लेकिन फिर भी इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो काफी वीक होते हैं, जिसकी वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफी नीचे आ जाते हैं। साथ ही साथ ये इलेक्ट्रिसिटी गुड कंडक्टर नहीं होते, क्योंकि ये अपने सॉल्यूशन में आयन की फॉर्म में नहीं मिलती, यानी कि आयन फॉर्म नहीं करते। अब बात कर लेते हैं कार्बन की। कार्बन आखिर ऐसा बॉन्ड क्यों बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है? ये सारी जो हमने कंपाउंड देखे थे कार्बन के थे। NaCl तो आपका अलग है, यानी कंपाउंड है, बट कोवलेंट जितने कंपाउंड हमने चार के चार देखे, ये सब के सब कार्बन से बने हुए थे, और कार्बन इन कंपाउंड को कोवलेंट बॉन्ड की बदौलत बनाता है, यानी कि ये सब के सब कोवलेंट कंपाउंड हमारे होते हैं। तो आखिर कोवलेंट कंपाउंड में ऐसा होता क्या है? तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। वो साझेदारी कैसे होती है वो हम अभी देखने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे कि आप एक एग्जाम्पल लें हाइड्रोजन का, तो ये है हाइड्रोजन का एटम, और इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है सिर्फ एक। दूसरा हाइड्रोजन का एटम अगर इसको मिल जाए तो इसके बाद भी है एक इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर के ये आप साझेदारी करेंगे, कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। तो देखिए किस ढंग से बनाएंगे। ये होगा पहला आइटम, ये दूसरा आइटम के साथ मिलेगा, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ले आएगा बीच में, और ये भी अपना इलेक्ट्रॉन ले आएगा बीच में। अब चूंकि बात हाइड्रोजन की है तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है कोवलेंट बॉन्ड की। यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बनेगा, और हम कह सकते हैं HH ये, और फाइनली हम इसे लिखेंगे H2, यानी कि हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल में दो एटम होंगे, ये डाई एटॉमिक गैस होगी। तो इस ढंग से आप देखेंगे कि यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हो गया। हम बहुत सारे और भी, तो हाइड्रोजन के केस में आपने देखा कि बॉन्डिंग कैसे होती है। ये एक्चुअली डिपेंड करती है कि एलिमेंट के पास कितने एटम है, और अकॉर्डिंगली वो अपना बॉन्ड फॉर्मेशन चुनता है कि वो कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा या वो आयनिक बॉन्ड बनाएगा। तो अब बात कर लेते हैं कार्बन की। कार्बन की क्या पोजीशन है, और कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाएगी और कौन सा नहीं बनाएगी, और क्यों? तो सबसे पहले आप देखिए कार्बन की स्ट्रक्चर होती है कुछ ढंग से। हमने बताया था कार्बन के बाद नंबर ऑफ एटम होते हैं, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, और उसका एटॉमिक वेट होता है 12। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं 6। अब इसकी एटॉमिक स्ट्रक्चर देखें। सबसे पहली शेल को हम कहते हैं के शेल, ये हो गया न्यूक्लियस, अगर तो ये हो गई के शेल, ये इसका न्यूक्लियस हम कह देते हैं एन से, इसको दिखा दें कैपिटल एन से, ठीक है, लेकिन ये कार्बन का न्यूक्लियस है। तो इसकी पहली शेल में होंगे दो इलेक्ट्रॉन, किसी भी एलिमेंट की पहली शेल में होते हैं दो इलेक्ट्रॉन, और इसको हम कहते हैं के शेल। अगर दूसरी शेल किसी एलिमेंट के पास है तो हम उसको कहते हैं एल शेल। कार्बन की अगर बात करें तो इसके बाद टोटल इलेक्ट्रॉन है 6, दो यहाँ पे आगे पहली शेल में। पहली शेल को सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, चाहे वो किसी भी एलिमेंट की हो, और अगर दूसरी शेल होती है तो उसे 8 इलेक्ट्रॉन करने की चाहत होती है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन करने की उसकी चाहत होती है, और वो सेटिस्फाई माना जाता है। लेकिन क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ चुके हैं, अब बचते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन की आउटर मोस्ट या बाहरी शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं सिर्फ 4। अब दिक्कत यह है कि कार्बन करे तो क्या करे। अगर वो किसी एलिमेंट से 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो उसके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। सपोज ये वो इलेक्ट्रॉन है जो इसने किसी दूसरे एलिमेंट से लिए हैं, तो उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन उसके बाद कितने हैं? प्रोटॉन है उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, ऐसे में उसके पास 6 पहले से थे, 4 और आगे 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। और न्यूट्रॉन तो पहले से ही 6 हैं, उनमें कोई चेंज आने वाला नहीं है, ना प्रोटॉन में ना न्यूट्रॉन में, सिर्फ इलेक्ट्रॉन बदले और वो हो गए 10। अब ये एक डिसबैलेंस हो गया, इसमें ये स्टेबल नहीं रह सकता, इसलिए ये इसको अवॉइड करता है, ये ऐसा नहीं चाहता कि इस तरह का डिसबैलेंस हो। तो अब इसके बाद दूसरा रास्ता ये है कि कार्बन
साझेदारी कर ले, सॉरी कार्बन जैसे इसने इलेक्ट्रॉन लिए थे वैसे ही किसी को इलेक्ट्रॉन दे दे। अगर ये इलेक्ट्रॉन देता है तब क्या होता है? अगर ये अपने बाहरी इलेक्ट्रॉन 4 के 4 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दे तब पोजीशन क्या बन जाएगी? न्यूट्रॉन तो अभी भी 6 रहे, प्रोटॉन अभी भी 6 रहे, लेकिन इलेक्ट्रॉन अब इसके पास रह जाएंगे 2। और इन 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए भी कार्बन को बहुत बड़ी तादाद में एनर्जी चाहिएगी, तो ये काम बहुत मुश्किल हो जाएगा। और फिर भी डिसबैलेंस रहेगा, स्टेबल नहीं रहेगा। एटम किसी के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करने तो स्टेबल नहीं रहेगा, स्टेबिलिटी इसकी यहाँ खराब हो जाएगी क्योंकि प्रोटॉन अभी भी 6 हैं और इलेक्ट्रॉन होगा इसके पास सिर्फ 2। तो ये ऐसा भी नहीं कर सकता। तो अब इसके पास एक तीसरा रास्ता बचता है, वो है इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, या आप कह सकते हैं कि एग्रीमेंट कर लेता है दूसरे किसी एटम के साथ, चाहे वो कार्बन का एटम हो या किसी और एलिमेंट का एटम हो, और इस ढंग से वो अपना बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है। इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स हम देखते हैं जहाँ पे बॉन्ड की साझेदारी होती है, कार्बन कार्बन के बीच भी और कार्बन के साथ दूसरे एटम भी आ सकते हैं, आपस में दूसरे एटम भी आ सकते हैं, जैसे कि हमने हाइड्रोजन के केस में देखा था। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन इस ढंग से सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए थे। ऐसे ही ऑक्सीजन के केस में आप देखोगे ये डबल बॉन्ड से जुड़ते हैं ऑक्सीजन के दोनों एटम्स। और आप ऐसे ही देखेंगे नाइट्रोजन के केस में N2 नाइट्रोजन भी होता है, यहाँ भी 2 एटम होते हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर, और यहाँ पे भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है वो, और ये ट्रिपल बॉन्ड होता है। ऐसे ही केस अमोनिया का होता है, और ऐसा ही केस होता है वाटर मॉलिक्यूल का। तो इन सब की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अभी हम देख लेते हैं 1 by 1। कार्बन और हाइड्रोजन का सबसे सिंपल मॉलिक्यूल होता है मीथेन, और जिसका फॉर्मूला होता है CH4। तो यहाँ पे देखेंगे कि मीथेन के अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनाता है कार्बन। तो देखिए कार्बन है यहाँ पे अकेला, और 4 है इसके साथ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास होता है सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 1, इसके पास भी 1 और इसके पास भी 1। और कार्बन के आउटर मोस्ट सेल के अंदर होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। हमें सिर्फ आउटर मोस्ट सेल से ही मतलब होता है, अंदर की सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है इससे फर्क नहीं पड़ता। जो भी बाहरी सेल है, सबसे बाहर की सेल, उसी के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स देखे जाते हैं, जिसको हम एटॉमिक नंबर के नाम से जानते हैं। तो कार्बन के पास है 4, सॉरी जिसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया 1 इलेक्ट्रॉन इसका, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये, तीसरा इलेक्ट्रॉन ये इसका, और चौथा इलेक्ट्रॉन ये। कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन इस ढंग से हो गए। अब इसको साझेदारी करने की जरूरत है, तो ये हाइड्रोजन के अपने पास बुलाएगा और इस ढंग से साझेदारी कर लेगा, या आप ऐसे कह सकते हैं इसको, 1 इलेक्ट्रॉन इसने दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसने दिया साझेदारी में, और इस ढंग से यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पहुंच गया। ऐसे ही आप यहाँ पे देखेंगे ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखाई देगा हाइड्रोजन का, और एक यहाँ पे आ जाएगा कार्बन का। ऐसे ही यहाँ इस हाइड्रोजन के साथ भी ये बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, और इसके दोनों इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन की तरफ से दूसरा कार्बन की तरफ से यहाँ पर आ जाएंगे और दोनों साझेदारी में दिखाई देंगे। ऐसे ही चौथा एटम भी करेगा। तो आप इस ढंग से देख सकते हैं, आप कार्बन कह सकता है कि मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में और मैं सेटिस्फाइड हूँ, और ऐसे ही हाइड्रोजन कहेगा कि मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है और मैं सेटिस्फाइड हूँ। चूंकि हाइड्रोजन के पास सिर्फ 1 सेल होती है, उसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट है, वो सेटिस्फाई हो जाता है और आगे रिएक्शन बंद कर देता है। तो इस ढंग से एक अच्छा बॉन्ड, जिसे हम काफी मजबूत बॉन्ड कह सकते हैं, कार्बन फॉर्म करता है हाइड्रोजन के साथ। देखते हैं अब ऑक्सीजन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, कैसे वो बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। आपको पता है कि ऑक्सीजन एक डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल होता है, O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। और यहाँ पे आप देखेंगे इसके आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है 6। एटॉमिक नंबर की अगर हम इसकी बात करें तो ये होता है 8, और एटॉमिक वेट इसका होता है 16। यानी कि इसके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 8 होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन 8 होंगे, सॉरी प्रोटॉन, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 8 होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 8 है तो बाहरी सेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे अंदर की सेल के अंदर। स्ट्रक्चर कुछ ढंग से होगी, हम पहले स्ट्रक्चर की फॉर्म में देख लेते हैं। ये तो है न्यूक्लियस, इसके बाद ये पहली सेल और ये दूसरी सेल। तो ये O2 का न्यूक्लियस है, यहाँ पे आपका पहली सेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएंगे और बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे आउटर मोस्ट सेल में। आप ऐसे दिखा सकते हो। ऐसे ही दूसरा आइटम होगा ऑक्सीजन का,
O, ये इसकी पहली शेल और ये इसकी दूसरी शेल। ठीक है, आपको ये कंफ्यूज करेगा, O यहाँ से हटा दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए आउटर मोस्ट शेल में यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और 6 अंदर की शेल में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन। चाहो तो अंदर की शेल ना भी दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऑक्सीजन ऑक्सीजन से मिलेगा और क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा कुछ इधर से, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे। क्योंकि डबल बॉन्ड बनाता है इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन पे यहाँ पे दिखाई देंगे। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 4 दिखाई देंगे। अब आप देखिए बाकी बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन आप कहीं पे भी दिखा सकते हो ऐसे। अब दोनों ऑक्सीजन को ये लगता है कि हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है, इसको भी ऐसे लगेगा और इसको भी ऐसे लगेगा, और इस ढंग से ये डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो चुका है O और O के बीच में, और मॉलिक्यूल बन चुका है O2। हमारा अगला मॉलिक्यूल है नाइट्रोजन। चलिए देखते हैं उसकी स्ट्रक्चर को। N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। नाइट्रोजन के बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में रह जाएंगे 5, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है 7। तो ये देखिए नाइट्रोजन का एक एटम ये आया, इसके बाद आउटर मोस्ट शेल में है 5 इलेक्ट्रॉन, सिर्फ आउटर मोस्ट दिखा रहे हैं और नहीं दिखा रहे। 3 इलेक्ट्रॉन ये इस तरफ रखेगा और 2 इधर उधर रखेगा। ऐसे ही दूसरा नाइट्रोजन ये आ गया है और इसके पास भी 3 इलेक्ट्रॉन इस तरफ है और 2 आप कहीं और दिखा सकते हैं। अब दोनों ये मिल चुके हैं, मिलेंगे तो फिर से वही होगा, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन और ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, क्योंकि इसने 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये साझेदारी में इधर वाला एटम देगा और 3 इधर वाला देगा। कुल मिलाकर के यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे। अब आप देखिए 6 यहाँ पे दिख गया तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर उधर होंगे। टोटल इस वाले नाइट्रोजन को अब लगेगा कि उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन है, और सेम यहाँ पे इस वाले नाइट्रोजन को भी ऐसा ही महसूस होगा, और अल्टीमेटली ये एन ट्रिपल बॉन्ड एन की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे और हम कह सकते हैं कि ये ट्रिपल बॉन्ड बना है दोनों नाइट्रोजन के बीच में। ऐसा ही आप केस देख सकते हैं अमोनिया का और वाटर का। चलिए अब देख लेते हैं हम केस अमोनिया का। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। ये रहा आपका नाइट्रोजन का आइटम, आउटर मोस्ट शेल में है 5 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन आप ऐसे दिखा दो। इसके पास हाइड्रोजन एटम है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन एटम दिखा सकते हैं आप, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, और ऐसे ही यहाँ पे आप दिखा सकते हैं इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। फिर से साझेदारी होगी और बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। नाइट्रोजन का एटम ये आ गया बीच में, इधर से आया हाइड्रोजन, इधर से भी आया हाइड्रोजन और इधर से भी आया हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, एक नाइट्रोजन ने दिया यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, 1 नाइट्रोजन का, ऐसे ऐसे ही यहाँ पे। और अब नाइट्रोजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पे दिखा सकते हो। ओवरऑल 8 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास दिखाई देंगे, और ऐसा ही हाइड्रोजन को लगेगा कि हर एक हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। इस ढंग से ये आपका अमोनिया का मॉलिक्यूल बन चुका है। अब बात कर लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल की। तो देखिए वाटर का मॉलिक्यूल होता है ये H2O। अब हाइड्रोजन है 2, ऑक्सीजन है 1। ये रहा ऑक्सीजन का आइटम, ये आया हाइड्रोजन इसके साथ, ये ऑक्सीजन था, ये हाइड्रोजन थे। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ साझेदारी उसने दे दिया नाइट्रोजन। ऑक्सीजन ने भी यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन डाल दिया, यहाँ पे डाला गया, ऐसे ही यहाँ पे डाला गया। और ऑक्सीजन के पास अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 6 होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। ऑक्सीजन के पास 2 यहाँ वो साझेदारी ऑलरेडी दे चुका है, 4 इलेक्ट्रॉन के बचते हैं, तो उसे उन्हें हम यहाँ पे ऐसे दिखा सकते हैं। और ये आपका ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, H2O मॉलिक्यूल बन गया। इस ढंग से ये आपका। अब हम 61 नंबर पेज पे 2 और सवाल दिए हुए हैं, जिनमें एक में कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर पूछा है CO2 का, और दूसरे में पूछा है सल्फर 8 का स्ट्रक्चर, तो वो भी देख लेते हैं। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के केस में ये रहा आपका कार्बन का एटम, और ये आ गए 2 आपके ऑक्सीजन के एटम। कार्बन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल होते हैं 4, ऑक्सीजन के पास होते हैं 6,
ऑक्सीजन को अगर 2 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो उसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, तो वो कार्बन से कहेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन साझेदारी में दे। कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन जैसे साझेदारी में दिए तो ऑक्सीजन भी 2 इलेक्ट्रॉन जैसे साझेदारी में डाल देगा, और ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिखा दो, और तो बाकी ऐसे दिखा सकते हो, कहीं पे भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ऑक्सीजन को लगेगा कि उसके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, इस ऑक्सीजन को भी ऐसे ही लगेगा कि उसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 हो चुके हैं। ठीक, तो इस ढंग से इनके अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। कार्बन के पास ऑलरेडी 4 थे, तो उसने और इससे लिए 2 इधर से लिए, और उसके बाद टोटल 8 इलेक्ट्रॉन दिखाई देने लगे। इस ढंग से CO2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब बात करते हैं सल्फर-8 की। तो देखिए सल्फर के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन की तरह से ही आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। तो सल्फर कुछ इस ढंग से रिंग की फॉर्म में हो जाता है। ये हो गए 8 सल्फर, 1 2 3 4 7। ये हो गए 8, और हर एक सल्फर के पास है 6 इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ मोस्ट शेल में, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन इससे और ले लेगा और एक इससे ले लेगा, इसको भी 8 लगेंगे, और ऐसे ही इसको लगेगा, ये ऐसे ही ये करेगा, सब ऐसे ही करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डालेंगे बीच में साझेदारी में, और अब हर सल्फर को लगेगा कि उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 6 तो पहले से थे, एक इधर वाले से ले लिया, एक इधर वाले से ले लिया, 1 2 3 4, और ऐसे ही 4 इलेक्ट्रॉन आप कहीं पे भी दिखा सकते हो, सब में 4 इलेक्ट्रॉन रहने वाले हैं, कहीं पे भी आप दिखा दो। ड्रॉप्स ऑफ कार्बन, या कार्बन का रूप, कार्बन कई रूप में मिलता है, प्योर फॉर्म कह सकते हैं आप इसे कार्बन की, जिनमें एक होता है आपका ग्रेफाइट, और दूसरा होता है डायमंड, और एक और तीसरा रूप है जिसको हम कहते हैं फ्लोरीन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर की। तो ग्रेफाइट की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें एक कार्बन 3 दूसरे पड़ोसी कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा हुआ होता है, और इस ढंग से वो एक हेक्सागोनल एरे बना लेता है। यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, इसलिए ग्रेफाइट एक्सेप्शनल केस है ये ग्रेफाइट का। आप नोट करके रखिए कि इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर माना जाता है। बाकी कोई भी फॉर्म इनमें से इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी कंडक्टर नहीं मानी जाती, बैड कंडक्टर्स होते हैं वो। तो देखिए सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट कुछ इस ढंग से बना होता है, तो इस ढंग से ये स्ट्रक्चर होती है आपकी ग्रेफाइट की। ऐसी स्ट्रक्चर आप देखेंगे डायमंड की, और डायमंड में जो एक कार्बन एटम जुड़ा हुआ होता है कि 4 दूसरे कार्बन एटम के साथ, और स्ट्रक्चर कुछ इस ढंग से दिखाई देती है। ये हो गया आपका डायमंड का स्ट्रक्चर। और आप जानते हैं कि डायमंड जो है वो हार्डेस्ट ऑब्जेक्ट होता है, सब्सटेंस होता है, जितने भी मॉलिक्यूल्स अब तक हमें नोन है उन सब में सबसे ज्यादा हार्ड डायमंड ही होता है। और डायमंड को बनाने का जो आर्टिफिशियल डायमंड है उसको बनाने का तरीका ये होता है कि कार्बन के एटम्स को बहुत ज्यादा प्रेशर और टेम्परेचर पर रखा जाता है, जिससे वो आपस में जुड़ जाते हैं। और आर्टिफिशियल डायमंड को आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, अगर नेचुरल डायमंड के साथ उसको मिला दिया जाए तो ये डिस्टिंग्विश करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है कि कौन सा असली है और कौन सा आर्टिफिशियल है। अब बात करते हैं फ्लोरीन की। ये फुटबॉल जैसी स्ट्रक्चर होती है फ्लोरीन की, और एक आर्किटेक्ट थे अमेरिकन आर्किटेक्ट जिन्होंने डॉम की शेप, एक डॉम बनाया था। डॉम की शेप जो है वो इस फ्लोरीन की शेप से मिलती है, इसलिए उनके नाम पे इसको फ्लोरीन नाम दिया गया, और उनका नाम था बकमस्टर फुलर। बकमस्टर फुलर के नाम पे इसका नाम पड़ा फ्लोरीन, और ये फुटबॉल जैसी स्ट्रक्चर होती है।
तो ये हुई फुटबॉल जैसी स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं फ्लोरीन। ये थे कार्बन के 3 अपर ग्रुप या कार्बन के एलोट्रॉप्स। अब हम बात कर लेते हैं वर्सेटिलिटी इन कार्बन कंपाउंड्स। तो अब तक आपने देखा कि कार्बन जो है कैसे कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। दूसरे बहुत सारे आइटम्स भी ऐसा करते हैं, वो भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं और तमाम तरह के मॉलिक्यूल बनाते हैं, बट स्टिल जो कार्बन के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। एक आइडिया ये है कि अप्रोक्सीमेटली 30 मिलियन ऐसे 30 मिलियन ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनके हमें फार्मूले भी पता है और कार्बन के बने हुए हैं, जबकि बाकी एटम्स की अगर मॉलिक्यूल्स की बात करें हम तो वो कंपेरेटिवली काफ़ी कम हैं और इतने मतलब बहुत ही ज्यादा कम है। और तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर कार्बन इतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स कैसे बना लेता है, इसके पीछे रीजन क्या है। तो इसके पीछे दो मेन रीजन होते हैं कार्बन के कि एक कार्बन कैटनेशन की प्रॉपर्टी रखता है और दूसरा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रीजन होता है टेट्रा वैलेंसी। टेट्रा मींस 4 और वैलेंसी मतलब वैलेंसी, 4 वैलेंसी ये रखता है, जिसकी वजह से इन दोनों क्वालिटीज की वजह से ये बहुत बड़ी तादाद में मॉलिक्यूल बनाने में कामयाब रहता है। आप समझते हैं कैटनेशन क्या होता है। तो कैटनेशन होता है आपका कार्बन की प्रॉपर्टी जिसके तहत वो बहुत सारे मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाता है और एक लंबी चेन बना सकता है, या तो चेन हो सकता है ऐसे लंबी चेन या स्ट्रेट चेन आप इसको कह लो, और ऐसे कार्बन से कार्बन जुड़ता है चला जाएगा अनलिमिटेड टाइम, कोई भी इसमें लिमिटेशन नहीं होती। और आप देखते हो प्रोटॉन्स के मॉलिक्यूल बहुत बहुत बड़े होते हैं। ये चेन स्ट्रेट ना होकर के ब्रांच भी हो सकती है। ब्रांच होगी तो कुछ इस ढंग से नीचे ऊपर भी एटम जुड़ सकते हैं। सपोज यहाँ पे जुड़ गया, फिर यहाँ पे जुड़ गया, फिर ऐसे यहाँ पे जुड़ गया, यहाँ पे जुड़ गया, कहीं पे भी जुड़ सकता है। ऐसे करके कार्बन के एटम जुड़ते चले जाएंगे और एक ब्रांच चेन बन जाएगी। इसके बाद एक और ढंग से भी ये ऐड हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं दूसरे कार्बन एटम के साथ, और वो फॉर्म होगी हमारी रिंग फॉर्म। अब देखिए रिंग के फॉर्म में कैसे होते हैं कार्बन। ये रहा आपका कार्बन, फिर ये रहा कार्बन, फिर ये रहा कार्बन, फिर ये रहा कार्बन, फिर ये आया कार्बन, फिर ये आया कार्बन। ये हो गई 6 मेंबर की रिंग। ऐसे ही 5 मेंबर की रिंग हो सकती है, 3 या 4 मेंबर की रिंग भी हो सकती है, और ऐसे ढंग से तमाम तरह की रिंग्स बना लेता है कैटनेशन की बदौलत। दूसरे कुछ मॉलिक्यूल्स भी कैटनेशन की प्रॉपर्टी दिखाते हैं, जैसे सिलिकॉन, बट सिलिकॉन मुश्किल से 7 या 8 हाइड्रोजन के साथ ही ऐड हो पाता है, और वो भी उसका जो मॉलिक्यूल होता है वो स्टेबल नहीं होता। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है जिसकी बदौलत कार्बन इतनी बड़ी तादाद में मॉलिक्यूल फॉर्म करने में कामयाब हो जाता है, वो होता है टेट्रावैलेंसी। तो टेट्रावैलेंसी में कार्बन की जैसे हमने देखा था कि 4 वैलेंसी होती हैं और वो अपनी 4 वैलेंसी को सेटिस्फाई करना चाहता है। तो वैलेंसी वो बनाए किसके साथ, बॉन्ड बनाए किसके साथ, वो देखने वाली बात होती है। और हालांकि बहुत सारे एटम्स ऐसे हैं जो कि इस तरह की प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं, लेकिन टेट्रावैलेंसी बनाने वाले कार्बन के ग्रुप के ही मेंबर होंगे अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें तो। दूसरे एटम अगर कार्बन कार्बन के साथ नहीं जुड़ता है चारों तरफ ऐसे, तो दूसरे एटम के साथ भी वो जुड़ सकता है, हाइड्रोजन के साथ वो जुड़ सकता है ऐसे। ये हो सकता है एक तरफ वो ऑक्सीजन से भी जुड़ा हो, दूसरी तरफ कार्बन से जुड़ा हो, तीसरी तरफ हाइड्रोजन से जुड़ा हो, ये हो सकता है चार तरफ हाइड्रोजन से जुड़ा हो। तो जब भी कोई नया एटम ऐसे आ जाता है कि हाइड्रोजन आ जाए यहाँ पे, या फिर ऑक्सीजन आ जाए, या नाइट्रोजन आ जाए, और कोई मॉलिक्यूल या रेडिकल आ जाए, उस केस में क्या होगा कि कंपाउंड की प्रॉपर्टी बदल जाती है, मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी बदल जाएगी, और उससे हम पहचान सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन भी है या इस मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन भी है, या जो भी होगा, जो भी आएगा वो अपनी प्रॉपर्टी वहां पे ऐड करता चला जाएगा। अब इस उसमें भी थोड़ी सी दिक्कत ये है, कार्बन के साथ जो बेनिफिट कह सकते हैं आप और बाकी मॉलिक्यूल के साथ दिक्कत है वो कि कार्बन की जो साइज है वो बहुत छोटा होता है। कार्बन का साइज छोटा होने की वजह से जो भी मॉलिक्यूल इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, उन साझेदारी के इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन, चूंकि न्यूक्लियस बहुत छोटा है, साइज बहुत छोटा है, तो न्यूक्लियस उन साझेदारी के इलेक्ट्रॉन्स पे ज्यादा बड़ी पकड़ बनाए रखता है, और इसी पकड़ की बदौलत कार्बन का जो बॉन्ड बनता है कि दूसरे एटम के साथ या कार्बन के साथ, वो काफी स्ट्रांग होता है कंपेरेटिवली। जैसे जैसे दूसरे एटम का साइज बदलता जाएगा, जैसे हाइड्रोजन के बदले यहाँ पे अगर हम लगा दें Br, तो वो इनका साइज काफी बड़ा होता है, तो ऐसे में ये बॉन्ड कंपेरेटिवली कमजोर पड़ जाएगा इन बॉन्ड के मुकाबले। ठीक है, वैसे ही हो सकता है यहाँ पे आप आयोडीन लगा दो, तो अगर आयोडीन लगा होगा तो आयोडीन का साइज और भी बढ़ जाता है। इस केस में कार्बन और आयोडीन का जो बॉन्ड होगा, ये बॉन्ड कंपेरेटिवली वीकर होगा इस बॉन्ड के मुकाबले और इस बॉन्ड के मुकाबले।
तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे बॉन्ड वीक होता चला जाएगा। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि कार्बन के साथ साथ दूसरे एटम्स के साथ मिलकर भी कार्बन बनाता है। अपने एटम्स के साथ तो जुड़ ही सकता है जैसे कि आपने अभी देखा था, लेकिन वो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन वगैरह के साथ जुड़ करके भी बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है। शुरू में माना जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें सिर्फ नेचुरल सब्सटेंसेस से ही मिलते हैं, लेकिन बाद में वॉलर ने, फ्रेडरिक वॉलर ने 1828 में सबसे पहले यूरिया को लैब में बना करके इसको गलत साबित कर दिया। और यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CO1H2। तो इस ढंग से हमने देखा कि बहुत सारे एटम्स के साथ जुड़ करके कार्बन, चाहे वो कार्बन के एटम हो या नॉन कार्बन एटम हो, डिफरेंट तरह के कंपाउंड बनाता है जिन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं और इन्हें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं मानते, जैसे कार्बन के ऑक्साइड्स, जैसे CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा हाइड्रोजन कार्बोनेट और कार्बोनेट भी, कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट, इनको भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं मानते।